हेलो एंड वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कोलन क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो BLIS और DLIS और MLIS के एग्ज़ाम थे उन्हें राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले स्थगित किया था। फिर UGC की गाइडलाइन आई कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाए जाएं। तो UGC की गाइडलाइन आने के बाद में अब ये जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है इसके बारे में राजस्थान सरकार ने अभी कोई डिसीज़न नहीं लिया है कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं। ये इसी वीक में पता लग जाएगा आपको। अगर एग्ज़ाम होते भी हैं डिप्लोमा, BLIS या MLIS के, तो एग्ज़ाम आपके सितंबर से पहले नहीं होंगे स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, जो बच्चे कह रहे हैं कि स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो बच्चों क्या डिप्लोमा वालों को कोरोना का खतरा नहीं है? सभी के लिए खतरा है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की संख्या तो बैचलर स्टूडेंट से भी ज़्यादा है। तो जो भी गाइडलाइन है वो सभी एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड है, वो चाहे सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, बैचलर है या मास्टर डिग्री है। अब आपका जो भी सरकार निर्देश जारी होंगे वो आपको पता लग जाएंगे विद इन 1 और 2 डेज़ या इस वीक के अंत तक आपके एग्ज़ाम की भावी दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे। और एग्ज़ाम सितंबर से पहले नहीं होंगे क्योंकि UGC की गाइडलाइन आपने देखी होगी, उसमें स्पष्टतया लिखा हुआ है कि आपके एग्ज़ाम सितंबर में ही होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये 3rd ग्रेड वाला जो 19 सितंबर को है और 2 अगस्त वाला एग्ज़ाम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप इस पर कंसंट्रेट या फोकस कर सकते हैं। और आपके जो असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट को हम करवा देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं असाइनमेंट को कंप्लीट करवा दूंगी। पर अभी हम कोलन क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं, फिर कोलन के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके असाइनमेंट के वो हम ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन उसका देखा था। अब सेकंड पार्ट जो कि आपके काम का है, जो आपसे रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, कोलन क्लासिफिकेशन बाय SR रंगानाथन पार्ट 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, मद्रास, ये जो लिखा हुआ है आपका एशिया पब्लिशिंग हाउस के बारे में। फिर उसके बाद में एडिशन की जानकारी जो हमने पिछली बार दे दी थी, रीप्रिंट 1963 में और 64 एंड 69। अब हम आते हैं इसके कॉल नंबर पर। देखिए स्टूडेंट, कॉल नंबर क्या है? 2:51N3। अब हमें ये 2:51N3 है, इसी कोलन क्लासिफिकेशन की जो किताब हमारे हाथ में है उसका वर्गीकरण या कॉल नंबर। 2 है आपका लाइब्रेरी साइंस, 51 है आपका क्लासिफिकेशन, N3 है 1933। Q है कोड, यानी कि ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की 1933 में प्रकाशित कोड है, जिसे कि 1960 में ईयर ऑफ पब्लिकेशन प्रकाशित किया गया, यानी कि इसका 6th एडिशन। ये 1960 में कौन सा एडिशन आया? इसका 6th एडिशन है .2, यानी कि पार्ट कौन सा है इसका बच्चों? 2। .1 नहीं था पहले पार्ट में, क्योंकि रंगानाथन पहली किसी भी एडिशन को अपने वर्गीकरण और सूचीकरण में अंकित नहीं करते थे। उनका मतलब था कि अगर कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, यानी कि वो पहला भाग है। तो दूसरे भाग पर आपका लिखा हुआ है .2। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, पहले कौन सा चैप्टर आना चाहिए था? चैप्टर 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है चैप्टर 2। चैप्टर 1 नहीं चाहिए, ये दिख रहा है आपको चैप्टर 1। तो मैं आपको पहले चैप्टर 1 ही बताती हूँ। चैप्टर 1 में दी गई है मेन क्लास। अब बच्चों, ये जो चैप्टर 1 में मेन क्लास दी गई है, इससे एक क्वेश्चन, चाहे आपका बैचलर डिग्री है या आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है या आपका कोई भी एग्ज़ाम है, इस एक पेज के बिना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ना आया हो। तो ये आपको जो दिख रहा है चैप्टर 1 मेन क्लास, मैं इसको छोटा करती हूँ, चैप्टर 1 मेन क्लास, ठीक है, पेज नंबर 2.4 ये दिख रहा है, पेज नंबर 2.4, ठीक है। इसमें इसको आपको याद करना है। ये मेन क्लास दी गई है, स्मॉल जेड है जनरलिया,
1 है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, 2 लाइब्रेरी साइंस, 3 बुक साइंस, 4 जर्नलिज्म, नेचुरल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। ये आपको सारा याद करना है बच्चों। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने किस मेन क्लास का यूज़ किया है? आंसर है KX। इसी तरह से अगर आप यहाँ आते हैं तो ये देखिए सोशल वर्क YX। अभी जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि डेल्टा किन 2 मेन क्लास के बीच में आता है? तो ये मेन क्लास है फाइन आर्ट और ये मेन क्लास है आपकी M यूज़फुल आर्ट। यूज़फुल आर्ट और फाइन आर्ट के बीच में है आपका डेल्टा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा ये MZ और MZA कहाँ चले गए? ये MZ और MZA मेन क्लासेस इनका जो शेड्यूल है वो नहीं दिया गया, नाम है बाकी इसका शेड्यूल नहीं है। तो मेन क्लास M और N के बीच में आता है आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिसिज्म। ये आपकी इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है डेल्टा मेन क्लास का, तो ये हमें पूरा याद करना है 2.4 पेज मेन क्लास से संबंधित। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 बुक नंबर का फैसेट फॉर्मूला फॉर बुक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ आप देख रहे हो 2:51N3 है आपका किसी भी किताब का क्लास नंबर, QN60.2 है आपका किसी भी पुस्तक का बुक नंबर। अब हमें बुक नंबर ये कैसे बनाया, देखिए बच्चों, LFYA.V-S:(C:)CR। LFYA इनका फुल फॉर्म, L का मतलब है लैंग्वेज, F का मतलब है फॉर्म, Y का मतलब है ईयर, A का मतलब है एक्सेशन नंबर, V का मतलब है वॉल्यूम, S का मतलब है सप्लीमेंट, C का मतलब है कॉपी एंड CR का मतलब है क्रिटिसिज्म नंबर। अब आप देखो वॉल्यूम, ये देखिए इसका भाग 2 है तो डॉट टू यानी कि इस कोलन क्लासिफिकेशन का कौन सा पार्ट पढ़ा रही हूँ मैं अभी आपको? दूसरा, वॉल्यूम नहीं पर खंड 2, इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसलिए ये लिखा हुआ है .2। ठीक है, और ये कोलन क्लासिफिकेशन का अगर हम देखते हैं कि ये कोलन क्लासिफिकेशन है, इसका जो मेन क्लासेस हैं, आपकी मेन क्लासेस हैं वो दी गई हैं 157 पेजेस पे। ये थोड़ा सा आगे हो गया मुझसे, मैं इसको हम पीछे कर लेते हैं। 157 पेजेस से शुरू हो रही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, Q यहाँ लिखा है सबसे पहले, ये है ऊपर है 2:51N3। 2 लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी साइंस कहाँ से लिया हमने? ये देखिए यहाँ पर देखिए आप 2 क्या है, ये देखिए ये 2 क्या है? लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास हमने ली है। ठीक है, उसके बाद में 5-1 क्लासिफिकेशन N3। Q कहाँ से लिया हमने? Q इज़ कोड। अब यहाँ देखिए आप आकर, Q का मतलब क्या है? कोड। तो ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन का कोड ही तो है। कोलन क्लासिफिकेशन इज अ कोड। ठीक है, अब हम आते हैं LFYA-VS:(C और CR। यहाँ पर सारा का सारा आपको फॉर्म दिया हुआ है। लैंग्वेज हमें लानी है चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज से। ईयर हमें लाना है, ईयर वाला जो चैप्टर है आपका टाइम आइसोलेट से। एक्सेशन नंबर किताब का दिया होता है, वॉल्यूम नंबर उस किताब का दिया होता है, सप्लीमेंट, कॉपी और क्रिटिसिज्म भी किताब से हमें देखकर पता लगेगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 है आपका बुक नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर। अब आपको किसी भी किताब का अगर बुक नंबर बनाना है तो कहाँ से बनाना है, ये हम चैप्टर नंबर 2 से देखते हैं। ठीक है, अब हम ये मेन क्लास ये मैं बता चुकी हूँ चैप्टर 2। अगेन चैप्टर 2 इज़ कॉमन आइसोलेट। ये देखिए कॉमन आइसोलेट आपके RSSB है, KBS है, NVS है, UGC नेट है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, सब में पूछा जाता है कॉमन आइसोलेट के बारे में। कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट एंड दूसरे हैं ये दिख रहे हैं पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। इनको शॉर्ट में बोलते हैं ACI। एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट को हम बोलते हैं ACI। इसी तरह पोस्टीरियोराइजिंग को बोलते हैं PCI। ठीक है, अब एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट की ये टेबल, ये देखिए बच्चों, ये एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट की टेबल दी गई है पेज नंबर 2.5 पे। 2.4 याद करना है, 2.5 पेज भी आपको याद कर लेना है। बिब्लियोग्राफी का नंबर क्या है? स्मॉल a। कॉन्कॉर्डेंस क्या है? स्मॉल c।
टेबल को किससे डिनोट किया है, स्मॉल डी। पीरियोडिकल, अभी आपसे पूछा गया था रिसेंटली KVS एग्ज़ाम में, डॉक्टर रंगानाथन ने पीरियोडिकल या सीरियल पब्लिकेशन के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया है, तो पीरियोडिकल के लिए नंबर है स्मॉल m और सीरियल के लिए नंबर है स्मॉल n, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के लिए स्मॉल p। अब आपको जब कॉमन आइसोलेट है, ये हमारा जो हम करेंगे जब आपका ये पेपर आएगा, तो पेपर नंबर में पहला, सेकंड एंड थर्ड पार्ट में आपको कॉमन आइसोलेट का यूज़ भी करना होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से हम लाएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सिलेबस ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर है 2 और सिलेबस हम यहाँ से लेंगे स्मॉल y2। ठीक है, कॉमन आइसोलेट के बाद नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, कॉमन आइसोलेट। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अब इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि कॉमन आइसोलेट को यूज़ हम कैसे करेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स याद करना है। 1 इज़ मेन क्लास एंड 2 इज़ कॉमन आइसोलेट। देन हम आते हैं बच्चों, कॉमन आइसोलेट के प्रकार दे रखे हैं। देखिए, एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो कि स्थान पक्ष से पहले यूज़ किए जाएंगे, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट। दूसरे जो स्थान के बाद, और तीसरे जो टाइम के बाद यूज़ किए जाएंगे। देन PCI, ये PCI की 2 टेबल दी हुई है। PCI है पहला एनर्जी का और दूसरा है पर्सनालिटी का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं टाइम आइसोलेट। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में टाइम आइसोलेट से रिलेटेड। ठीक है, टाइम आइसोलेट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2000 से लेकर और 2099 को डॉक्टर रंगानाथन ने किससे डिनोट किया है, आंसर इज P। या मान लीजिए 1975 को कैसे लिखेंगे, N75, क्योंकि 1900 से 1999 को उन्होंने दिया है N और 75 एज इट इज़ हम लगा लेंगे N75। तो ये टाइम आइसोलेट का भी आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर समझाना होगा। टाइम आइसोलेट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। टाइम आइसोलेट में जैसे बिफोर क्रिस्ट, ईसा के 999 से और 1 ईसा पूर्व को बोला है डॉक्टर रंगानाथन ने C, और 1 से लेके 999 आफ्टर डिकेड को बोला है डॉक्टर रंगानाथन ने D। बिफोर 9999 बिफोर क्रिस्ट, ये पूछ लेते हैं, इसके लिए यूज़ किया है उन्होंने A। बाकी ये जो देख रहे हो आप, ये टाइम का सेकंड लेवल है, T2 डे टाइम है, क्योंकि दिन है, रात है, या आपकी ड्राई है या वेट है, या बारिश हो रही है, या सर्दी है, गर्मी है, ये सभी भी तो समय ही हैं। तो ये समय का दूसरा स्तर है। समय का पहला स्तर है आपका शताब्दी, दशाब्दी, वर्ष, और दूसरा स्तर है आपका दिन, रात, सर्दी, गर्मी, बारिश आदि। ये समय के दूसरे स्तर में शामिल होते हैं। तो हमारा चैप्टर 3 क्या है, टाइम आइसोलेट। ये मुझे पढ़ाने ही पड़ेंगे बच्चों। आपको कॉमन आइसोलेट का एक चैप्टर है, ये बताना होगा। मेन क्लास बतानी होगी। बुक नंबर का चैप्टर है, वो समझाना होगा। टाइम आइसोलेट आप समझोगे। देन स्पेस आइसोलेट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है वर्ड का नंबर क्या दिया है, देखिए वर्ड का नंबर क्या दिया है, 1। एम्पायर क्या होता है, साम्राज्य। अब अगर मान लीजिए रोमन साम्राज्य का नंबर है तो 1-52 52 है रोमन का नंबर, और 1 यानी वर्ड का ऐसा पार्ट जो रोमन साम्राज्य या रोम वासियों के द्वारा अधिग्रहित था। इसी तरह से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जोन के आधार पर ट्रॉपिकल जोन है, साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब आर्कटिक, ये सब नंबर दिए गए हैं बाय ओरिएंटेशन यानी दिशानुसार। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे दिए गए हैं। इसी तरह से अब यहाँ आएंगे तो 2 और 3 नंबर मदर कंट्री, जो हमने आपके पार्ट 1 में देखा था कि डॉक्टर रंगानाथन ने मदर कंट्री के लिए यूज़ किया है 2 एंड फेवर्ड कंट्री के लिए 3। ये बहुत पूछा जाता है, रंगानाथन ने मदर कंट्री और फेवर्ड कंट्री के लिए क्या यूज़ किया। अब यहाँ से 2 और 3 के बाद आप 4 पर आ जाइए। सबसे पहले एशिया। अब ये रंगानाथन ने बच्चों इसको जो यूज़ किया है, रंगानाथन ने ये यूज़ किया है क्लॉक वाइज। सबसे पहले उन्होंने लिया चाइना को, चाइना के बाद उन्होंने लिया जापान को, देन उसके बाद में साउथ ईस्ट एशिया, एंड देन 44 पे अगर आप आएंगे तो 44 पर है हमारा इंडिया। इंडिया का नंबर डॉक्टर रंगानाथन ने 44 को नंबर दिया है डॉक्टर रंगानाथन ने इंडिया को। यहाँ पर देखिए दिस वन इज इंडिया। अब इंडिया एज बिफोर 1956,
जब 1956 से पहले इंडिया का विभाजन था वो नंबर दिए गए हैं। एज बिफोर 1956 में अगर आप देख रहे हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स तंजौर है, तो अभी कहाँ तंजौर है, तो ये 56 से पहले के जो विभाजन है ये सबसे पहले रंगनाथन ने दिए और आफ्टर 56 है वो उसके बाद में रंगनाथन ने दिए हैं। फिर 4 के बाद में एशिया के बाद में 5 नंबर दिया है डॉक्टर रंगनाथन ने यूरोप को। अगर आप 5 में आते हैं तो 5 नंबर देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको यूरोप। तो आपको ये 1 से 9 पूरे याद करने हैं। 1 इज़ फॉर बर्ड, 2 इज़ फॉर मदर कंट्री, 3 इज़ फॉर फेवर्ड कंट्री, 4 इज़ फॉर एशिया एंड 5 इज़ फॉर यूरोप। इस तरीके से आप सारे जितने भी 5 से लेकर और 9 तक के हैं वो आपको याद करने हैं। देखिए 6 अफ्रीका का है, ठीक है। 7 है आपका अमेरिका, यहाँ दिख रहा होगा आपको 7 अमेरिका का है नंबर। और 8 पर अगर आप आएंगे तो 8 नंबर है आपका ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, 8 नंबर है ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और 9 पे आएंगे तो 9 क्या है, 9 नंबर को ज़्यादातर रंगनाथन ने सेक्टर डिवाइस यानी कि एम्टाइन डेज के लिए यूज़ किया है, खाली छोड़ा है। तो 9 पर आएंगे आप तो 9 में लैंड विद इन पैसिफिक ओशियन, ये देख रहे हैं आप 93, 9 खाली है, 93 को उन्होंने यूज़ किया है जो पैसिफिक ओशियन है। 95 में इंडियन ओशियन है, 96 में अटलांटिक, 97 में पैसिफिक, 983 में अंटार्कटिक एंड 987 आर्कटिक। तो इस तरीके से रंगनाथन ने स्पेस आइसोलेट को बांटा है। अब स्पेस की रंगनाथन ने 1960 में जब एडिशन आया तो 2 स्तर बनाए थे, S1 और S2। ये जो आप देख रहे हैं ये S1 और S2। और ये देखिए S2 में आपको दिख रहा है माउंटेन का नंबर कितना है 2। लेकिन इस S2 को नोट कर लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लीजिए, डॉक्टर रंगनाथन ने 1960 में दिए गए एडिशन के स्थान पक्ष के द्वितीय स्तर को 1963 वाले एडिशन में परिवर्तित कर दिया है। और माउंटेन का नंबर अभी दिया गया है एनेक्शर या परिशिष्ट में, और वो 2 नंबर के बजाय अभी हो गया है स्मॉल g7। समझ रहे हैं बच्चों? एनेक्शर जो मैंने आपको शुरू में बताया था पेज नंबर 17 से लेकर 26 तक दिया गया है, उसमें ये एनेक्शर में स्थान पक्ष के द्वितीय स्तर को परिवर्तित कर दिया। ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्थान पक्ष के द्वितीय स्तर में परिवर्तन को रंगनाथन ने कहाँ बताया है, एनेक्शर में। एनेक्शर क्या है? इस वर्गीकरण पद्धति के 1960 में दिए गए जो परिवर्तन है वो। और अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में भी मिलेगा और अगर आपसे पूछिए इंडियन माउंटेन, तो आप इंडियन माउंटेन क्या कर दोगे? इंडिया का नंबर 44.2 गलत हो जाएगा बच्चों, 44.2 नहीं है, 44.g7 होगा। अभी माउंटेन का नंबर चेंज हो गया है। तो ये आपको आपके एग्ज़ाम में ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब हम आते हैं ये ज्योग्राफिकल, ये पहला इंडेक्स, सेकंड पार्ट का पहला इंडेक्स कहाँ दिया गया है? प्रश्न अगर पूछा जाता है आपको, डॉक्टर रंगनाथन ने सेकंड पार्ट का पहला इंडेक्स दिया है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, और कहाँ दिया है? स्थान पक्ष के बाद, स्पेस आइसोलेट के बाद। क्यों दिया है? क्योंकि मैंने आपको अभी विभाजन बताए 1 से लेकर 9, वो विभाजन किए हैं उन्होंने एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हर व्यक्ति को नहीं पता कि जॉर्जिया एशिया में आता है, यूरोप में आता है कि अफ्रीका में आता है, इंडिया एशिया में है कि यूरोप में है कि ऑस्ट्रेलिया में है। हर व्यक्ति को नहीं पता, इसलिए उन्होंने यहाँ अल्फ़ाबेटिकली डिवाइडेशन किया है। अब आप यहाँ देखेंगे तो चाइना का नंबर देखिए, ये सी में देखेंगे चाइना का नंबर 41। पहले मैंने आपको चाइना का नंबर बताया था 4, एशिया में जाएंगे और सबसे पहले पूर्व की तरफ चाइना को उन्होंने 41 बताया है। अब आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये चाइना का नंबर है 41। इसी तरह किसी भी कंट्री का नंबर आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कनाडा का नंबर है 72। वैसे 7 में जाकर था कनाडा का नंबर, लेकिन यहाँ पर आएगा आपका कनाडा का नंबर 72। बर्मा है, कुछ भी देख सकते हैं आप, बर्मा देख रहे हैं आप 438। तो ये इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली। अब अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में किसी भी स्थान को देखना है तो आपको ढूंढना है, ये देखिए पेज नंबर ज्योग्राफिकल इंडेक्स पेज नंबर 2.18 से किसी भी जगह को आप कॉन्टिनेंट
के आधार पर या 1, 2, 3, 4 या एशिया, यूरोप, अफ्रीका के आधार पर नहीं ढूंढ सकते, हमें इसको जोग्राफिकल इंडेक्स अल्फ़ाबेट्स के आधार पर या अल्फ़ाबेटिकली ही सर्च करना होगा। ठीक है, अब ये हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज आइसोलेट। दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आपको हिंदी का नंबर बनाना है, देखिए हिंदी का नंबर 152, ये मैं आपको इसको दिखाती हूँ, 152 है आपका हिंदी का नंबर। अब हिंदी के ऊपर आप आ जाइए, 15 नंबर किसका है? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत किससे निकली है? संस्कृत, हिंदी किससे उत्पन्न हुई है? संस्कृत से। तो 15 है संस्कृत एंड देन उसके बाद हिंदी, और हिंदी का के बाद में पंजाबी, मतलब हिंदी से ही निकली है पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये सभी संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं। तो इसलिए इन्होंने नेपालीज में 159 है उड़िया एंड नेपालीज, तो यानी ये 159 के पार्ट है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। तो ये लैंग्वेज आइसोलेट है। लैंग्वेज आइसोलेट के बाद में फिर अगर हम आ जाते हैं तो फिर आपका आता है चैप्टर 6, सबसे इम्पॉर्टेंट या लास्ट चैप्टर है फेज रिलेशन। अब फेज रिलेशन भी आपको चैप्टर पूरा समझाना होगा। फेज रिलेशन में देखिए नेचर ऑफ रिलेशन, यानी कि फेज रिलेशन में कितने प्रकार के दशा संबंध का कौन कौन सी प्रकृति हो सकती है? जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस एंड इन्फ्लुएंसिंग। अब ये फेज रिलेशन कितने लेवल पर हो सकता है, कौन कौन से स्तर पर हो सकता है? तो ये फेज, इंट्राफैसेट, इंट्राएरे। इसको फेज को हम इंट्रा सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दो जब मेन सब्जेक्ट के बीच रिलेशन होता है तब ये कहलाता है फेज या इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन। अब आपको ये टेबल याद करनी है। कैसे पूछा जाएगा प्रश्न, मैं आपको एक बार बताती हूँ। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? इंट्राफैसेट जनरल फेज रिलेशन के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने किसका यूज़ किया है? इंट्राफैसेट ये रहा, ठीक है, और जनरल ये रहा। अगर हम आते हैं तो ये टेबल में है जे, आंसर आएगा आपका जे। पूछा गया था अभी स्मॉल एम का प्रयोग डॉक्टर रंगनाथन ने किस दशा संबंध के लिए यूज़ किया है? तो आंसर क्या आएगा आपका? इंट्राफैसेट में है एम। अब इधर आइए, किस में है? कंपैरिजन, यानी इंट्राफैसेट कंपैरिजन फेज रिलेशन के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने यूज़ किया है एम। तो दिस टेबल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड आपके जो नॉर्मल एग्ज़ाम भी अगर होते हैं आपका डिप्लोमा, BLIS, MLIS, BLIS में और डिप्लोमा में ही, MLIS में नहीं है ये। MLIS में राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी भी रेगुलर कोर्स में लाइब्रेरी साइंस में आपके प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, बाकी आपके कोटा ओपन में नहीं है, इग्नू में भी नहीं है। अब यहाँ से शुरू हो गई है 2.28 तक ये ख़त्म। देन अब शुरू हो गई है मेन क्लासेस, और पहली मेन क्लास का नाम है जनरलिया बिब्लियोग्राफी। ये पहले स्मॉल जेड थी, अभी क्या हो गई है? स्मॉल ए। देख रहे हैं आप, 9 चैप्टर 9 स्मॉल ए जनरलिया बिब्लियोग्राफी, यानी कि किसी भी विषय की सामान्य बिब्लियोग्राफी को हम स्मॉल ए जनरलिया बिब्लियोग्राफी मेन क्लास में रखते हैं। 2 में अगर हम आ जाते हैं तो लाइब्रेरी साइंस, हर मेन क्लास का देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये फैसेट फार्मूला कहलाता है A स्मॉल p, P2, P3, P4। दिस वन इज़ फैसेट फार्मूला। अब जो P में है वो दिए हुए हैं नीचे फोसाई इन P, ठीक है। जो P2 में है वो इधर आएंगे आप, तो वो दिए गए हैं P2। फोसाई इन P3 एंड P4 के लिए चैप्टर 9A ऑफ रूल्स, ये हमें पढ़ना होता है। अब लाइब्रेरी साइंस में आपको फैसेट फार्मूला दिया गया है 2P सेमीकोलन M कोलन E कम 2P। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि डॉक्टर रंगनाथन ने स्पेस और टाइम को सबसे आगे दे दिया है। अभी मैंने आपको समझाया टाइम आइसोलेट चैप्टर नंबर 3, स्पेस आइसोलेट चैप्टर नंबर 4, ठीक है, वो आगे दिया है। इसलिए फैसेट फार्मूला में देखो आप कहीं भी S और T नहीं है, जबकि रंगनाथन के अनुसार किसी भी किताब के नाम को नंबर में बदलने के लिए उन्होंने 5 पक्ष निर्धारित किए थे: पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेस और टाइम डॉट लगा के आपको आगे स्पेस जोड़ना है अगर ज़रूरत है, तो टाइम है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के आपको उल्टा उदाहरण चिन्ह लगा के टाइम को जोड़ना है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे लाइब्रेरी साइंस में, जैसे मैंने आपको बताया था
2:51। अब आप देखिए कोलन यानी एनर्जी, एनर्जी में देखिए 51 क्या है, जो अंडरलाइन 55 है कैटलॉगिंग है, तो 51 क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का नंबर यहाँ से लिया था उन्होंने 2:51। N3 लिया था 1933, 1933 का नंबर N3 लेकर इस तरीके से उस किताब का कोलन क्लासिफिकेशन का नंबर बनाया गया। अब अगर आप इसी तरीके से चलते जाएंगे तो देखिए मेन क्लास बी मैथमेटिक्स है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कैनोनिकल डिवीज़न। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैनोनिकल डिवीज़न या कैनोनिकल क्लास क्या होती है। ऐसी मेन क्लास जिसके अंतर्गत कई सारी समकक्ष महत्व वाली मेन क्लास हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैनोनिकल डिवीज़न। देखिए अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एनालिसिस, ये देखिए अर्थमेटिक, अलजेब्रा, एनालिसिस, अदर मेथड, टेक्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मैकेनिक्स, साइको मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब के सब क्या है, ये कैनोनिकल डिवीज़न है मैथमेटिक्स के अंतर्गत। मतलब ऐसे डिवीज़न जो किसी एक विषय में समान महत्व रखते हैं, समकक्ष महत्वता वाले विषय, दैट इज़ कॉल्ड कैनोनिकल क्लास या कैनोनिकल डिवीज़न। ये अब देखिए क्यों, अब जैसे देखिए आप मैं बताऊं क्यों ये जैसे B1 अर्थमेटिक है, अब B1 का मेन क्लास अलग है, ये दिख रहे हैं आप, B1 3 है इंटीजर्स, ठीक है, B15 है अलजेब्रिक, ठीक है, B2 है अलजेब्रा, ठीक है, फिर उसके बाद में B3 में आ जाते हैं हम, B3 है एनालिसिस, ठीक है, B4 में आ जाते हैं अब हम, B3 के बाद B3 7, B3 9, B6 में आते हैं हम, B6 है ज्योमेट्री, ठीक है। अब ज्योमेट्री मेन क्लास की देखो पर्सनैलिटी अलग है, दिख रही है ना, ज्योमेट्री मेन क्लास का फॉर्मूला अलग है, B6P:2P, दिख रहा है ना। अब इसकी पर्सनैलिटी अलग है, इधर एनर्जी अलग है, इधर सिस्टम भी दिए हुए हैं, ठीक है। B7 में मैकेनिक्स में आइए, यहाँ पर्सनैलिटी अलग है, B7 में B7 की एनर्जी अलग है। एक ही मेन क्लास में कई सारी मेन क्लास है बच्चों, एक ही मेन क्लास में कई सारी पर्सनैलिटी, कई सारी एनर्जी है, दैट्स व्हाई दीज क्लासेस आर कॉल्ड कैनोनिकल क्लास, समकक्ष महत्व वाले विषय। अब हम आते हैं इसी तरह से आप देखिए चैप्टर नंबर C फिजिक्स मेन क्लास है और उसमें भी कैनोनिकल डिवीज़न है, चाहे हीट है, लाइट है या आपकी मैग्नेटिज्म है, साउंड है, इन सभी एक मेन क्लास में कई सारी मेन क्लास, ये देखिए साउंड है, C5 रेडिएशन है, हीट है, सबकी अलग है। ये मतलब इतनी जल्दी समझाना नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो, आप भी इरिटेट हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं चैप्टर D है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में फिर इसी तरह से चैप्टर D के बाद चैप्टर E है केमिस्ट्री, देन उसके बाद में इस तरह से मेन क्लास दी गई है बच्चों Z तक, मैं आप ले चलती हूँ पीछे तक, आपको मेन क्लास Z तक दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मेन क्लास के फैसेट फार्मूले हैं, PMEST है, P, P2, P3, P4 है, या P:2E, E:2P, 2E:3P, जो भी फैसेट फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्लास नंबर बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं जहाँ ये ख़त्म हो रही है ना, इंडेक्स टू शेड्यूल। पूछा जाएगा आपसे कि सेकंड वाले पार्ट के इंडेक्स का नाम क्या है, आंसर इज इंडेक्स टू शेड्यूल। हाउ टू यूज़ द इंडेक्स, पहले रंगनाथन ने बताया है एब्रीविएशन का मतलब क्या है और आप किस तरीके से इस इंडेक्स को यूज़ करेंगे। मेन इंडेक्स है ये बच्चों, 2.123 पे ये ख़त्म हो गई है मेन क्लास Z, मेन क्लास Z है लॉ, ये देखिए यहाँ पर मेन क्लास Z है लॉ, ठीक है। ये Z मेन क्लास जहाँ ख़त्म हो रही है, यानी मेन क्लास यानी हर विषय की किताब को हमें उसी विषय के मुख्य विषय या मेन क्लास के द्वारा हर विषय के किताब के नाम को नंबर में बदलने की विधि, फैसेट फार्मूला और जो पार्ट 1 में नियम दिए गए हैं उसके आधार पर, ठीक है। अब हम आते हैं इधर बच्चों, ये आपका ये सारी जब जहाँ Z मेन क्लास ख़त्म हो रही है उसके बाद हमारा शुरू हो रहा है मेन इंडेक्स टू शेड्यूल। अब इंडेक्स टू शेड्यूल के बाद में इंडेक्स शुरू हो गया है, दिस इज़ द मेन इंडेक्स ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कोलन क्लासिफिकेशन के मुख्य इंडेक्स का नाम क्या है, आंसर है इंडेक्स टू शेड्यूल। कहाँ दिया गया है, पार्ट 2 में, पार्ट 2 के अंत में,
अब आपको कुछ भी देखना हो, कुछ भी इसमें से देखिए आप एज अगर आपको देखना है तो एज B9 मेन क्लास की एनर्जी में 67 नंबर दिया है एज का। लाइब्रेरी साइंस में आपको दिखा देती हूँ, लाइब्रेरी साइंस का नंबर आपको पता है ना कि 2 नंबर है लाइब्रेरी साइंस, तो हम जाके ढूंढते हैं। अगर आपको नहीं पता हो, हमें तो नहीं पता भाई, हम तो लाइब्रेरी साइंस में नए हैं, तो आपको नंबर बनाना है। एग्ज़ाम में आपको एक किताब मिलेगी, कैसे ढूंढोगे? आप चले जाओ 2.124 पे इंडेक्स शुरू हो रहा है और एल में आओ। अब एल में आके हम ढूंढते हैं कि लाइब्रेरी साइंस का नंबर कितना है। जी ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो लाइब्रेरी साइंस का आपको नंबर मिलेगा, ये रहा, लाइब्रेरी साइंस 2 देख रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस 2। लाइब्रेरी कैटलॉग का नंबर क्या दिया है? स्मॉल ए, यानी कि जनरली मेन क्लास की P2 में 2 नंबर है लाइब्रेरी कैटलॉग का। और एनर्जी में अगर 2 मेन क्लास में जाएंगे, यानी लाइब्रेरी साइंस में जाएंगे 2 मेन क्लास की एनर्जी में, कैटलॉगिंग का नंबर है 55। ये इस तरीके से, मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो ये इस तरीके से हमें यहाँ से नंबर ढूंढने होते हैं। ठीक है, अब जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, ये इंडेक्स सबसे बड़ा है, इंडेक्स टू शेड्यूल आपकी कोलन क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा इंडेक्स है, वो पार्ट 2 के अंत में दिया गया है, जो 2.124 से शुरू हुआ और 2.172 पेज पर ख़त्म हुआ। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन का शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स विद स्पेशल नेम्स। इसके अंतर्गत ये आपके काम का नहीं है, आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ तो मैं कोलन का सारा इंट्रोडक्शन कराऊंगी, तो 2 मिनट में इसको भी हम ख़त्म करते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के पार्ट 3 के अंतर्गत आपको स्ववर्गीय या धार्मिक ग्रंथों की ऐसी किताबों के नाम दिए गए हैं जो रंगानाथन के अनुसार क्लासिफिकेशन या वर्गीकृत करना, डॉक्टर रंगानाथन के अनुसार ऐसी किताबें जिनको वर्गीकृत करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उनके रंगानाथन ने बने बनाए क्लास नंबर दिए हैं पार्ट 3 में, जिसमें इतिहास, आपकी इतिहास के अलावा दर्शन है, धर्म है, आदि की किताबों के बने बनाए नंबर क्लास नंबर दिए हैं पार्ट 3 में। अगर आपसे पूछा जाए कि आध्यात्मिक या धार्मिक या दार्शनिक किताबों के नंबर कहाँ दिए रंगानाथन ने, तो आंसर आएगा आपका पार्ट 3 में, वही सेम दिया है। अब देखिए ये पार्ट 3 हो गया, ये N57 1957 वाला है, पार्ट 1957 वाला ही चल रहा है बच्चों, ये देखो 57 यानी ये 5th एडिशन है, इसका पार्ट जो 3 है दैट इज़ रिलेटेड, मतलब इसमें कोई कुछ नहीं है। 57 का ये एडिशन जो हम देख रहे हैं ये 57 वाला एडिशन है, और डॉट 3 यानी तीसरा पार्ट, ये इसका कॉल नंबर है। ठीक है, द ऑथर इज इन्विटेड टू, अच्छा इस शेड्यूल को बनाने में किसने सहायता की है वो भी लिखा हुआ है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। महापाध्याय प्रोफेसर एस कुप्पुस्वामी सस्ट्रियार 1880 से 1943 फॉर हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग द शेड्यूल। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट 3 को तैयार करने में डॉक्टर रंगानाथन की किसने मदद की है, तो आप इसको देखिए, ये पेज नंबर है आपका, पेज नंबर अगर आप ऐसे देखेंगे तो 3.2 में दिया गया है कि किसने इस 3rd पार्ट को बनाने में डॉक्टर रंगानाथन की सहायता की। ये क्वेश्चन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी बुक में आप नहीं देखोगे, लेकिन यहाँ देखिए रंगानाथन ने लिखा है द ऑथर इज इंडेबिटेड टू महामहोपाध्याय प्रोफेसर एस कुप्पुस्वामी सस्ट्रियार 1880 से 1943 में इनका जन्म और मृत्यु वर्ष लिखा होगा रंगानाथन ने ये, फॉर हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग दिस शेड्यूल। दिस वन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट डाउन इन योर कॉपी कि आपके तृतीय जो भाग है उसको बनाने में किसने मदद की है,
और ये कब का है, 1957 का है। अब हम आ जाते हैं, अब देखिए आयुर्वेद से संबंधित चरक संहिता, चरक संहिता का नंबर रंगनाथन ने यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए चरक संहिता पातंजलि कम्युनिटरी। इसी तरह अगर आप ये जाते हैं आयुर्वेद सिस्टम, मतलब कुछ वैज्ञानिक आयुर्वेदिक पद्धतियाँ हैं, उनके बने बनाए नंबर दिए गए हैं, बीमारियों के कुछ बने बनाए नंबर दिए गए हैं, सर्जरी के कुछ बने बनाए नंबर दिए गए हैं, योगा के नंबर दिए हैं आपको, भक्ति योगा है, राज योगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब कहाँ दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं। कुछ डेल्टा से, आध्यात्म से संबंधित आप देख रहे हैं, आध्यात्म से संबंधित डेल्टा मेन क्लास के नंबर दिए गए हैं। जौहर का नंबर देखिए डेल्टा 5:8 स्मॉल x 1,1। ऐसी तरीके से आप जाएंगे तो ये संस्कृत से के लिटरेचर से संबंधित जो नंबर हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। वेदों के नंबर दिए गए हैं, वेद पुराण के नंबर दिए गए हैं, श्रीमद् भागवत गीता का नंबर इसमें दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे नंबर जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, उनके बने बनाए क्लास नंबर डॉक्टर रंगनाथन ने पार्ट 3 में दिए हैं, ठीक है। अब इससे आपसे और कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कितने पार्ट में है और कहाँ तक है ये फैला हुआ, ये पूछ सकते हैं। अब इस पार्ट 3 के भी लास्ट के अंदर दिया गया है बच्चों एक इंडेक्स। पार्ट 3 में लास्ट में अगर आप आते हैं, हम लास्ट में आ जाते हैं हम सीधा, तो इसमें भी लास्ट में एक इंडेक्स दिया गया है। फोर 400 ये फिर लास्ट में कुछ डेडिकेशंस लिखे गए हैं, इसीलिए इसका पेज 462 दिख रहे हैं। बाकी कोलन क्लासिफिकेशन के एक्चुअल पेज हैं 450। ये देखिए 3.126 तक ये आपका ये इंडेक्स है। जो भी नंबर है, जो भी हमें नंबर, जैसे चरक संहिता अगर आप देखेंगे तो सी में मिलेगा अब आपको, जो हमने शुरू में आयुर्वेद में देखा था चरक संहिता, तो ये इंडेक्स भी दिया गया है। तो तीनों पार्ट के अलग अलग इंडेक्स हैं। पार्ट 1 का अलग इंडेक्स है, दूसरे का अलग है और तीसरे का अलग इंडेक्स है। ये कोलन का आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब आपके एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि पहला आपका 3rd ग्रेड वाला एग्ज़ाम पहले हो जाएगा। अगर डिप्लोमा या BLIS है वो इसके बाद ही होगा, तो हमें 3rd ग्रेड के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो समझा ही दिया। आप लोगों के असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी कोई डाउट है वो मैं क्लियर करा दूँगी, असाइनमेंट सॉल्व करवा देंगे हम आपको 15 जुलाई से पहले। तो आप हमारे classes.vinita.chauhan ऑनलाइन क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे वीडियो चाहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए बच्चों, 2nd यूनिट कॉम्प्लिकेटेड है, अनुकूलन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है 2nd यूनिट में, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम तो हुई होगी। मुझे लगता है कुछ समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, बट फिर भी बने रहिए, कोशिश करते रहिए, कुछ तो कुछ मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आपके इससे आएंगे ही। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।